नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज मैं मृदुला गर्ग जी की कहानी उधार की हवा का वाचन करने जा रही हूँ। उधार की हवा। एकाएक वे जोर से कह उठे, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वह पूछ पाता, इतने भीड़ भड़के के बीच गाड़ी क्यों रुकवा दी। बाबूजी धड़ाक से दरवाजा मार गाड़ी के बाहर थे और फिर ये जा वो जा, एक हाथ में दोनों थैले संभालते हुए दौड़कर सड़क के किनारे बस स्टॉप से कुछ दूर खड़ी बस में सवार हो गए और बस झटका मारकर चल दी। चल तो खैर उनके चढ़ने से पहले ही दी थी। उनके भीतर दाखिल होते ही रफ्तार पकड़ गई। कमाल है, ड्राइवर बच्चू सिंह ने सोचा, चलती बस में कूदकर सवार होने में मैं भी दिक्कत महसूस करता। ये साले बस ड्राइवर बस चालू करेंगे जैसे जमीन पर कुदाल मार रहे हों और रफ्तार पकड़ेंगे जैसे दारू का घूंट। करें भी क्या? इस भूत को सारा दिन ढोते रहना क्या आसान काम है? भेजा खराब हो जाता है। ऊब और थकान मिटाने को कुछ तो चाहिए। फिर भी इतना ख्याल करना चाहिए कि कितनी बूढ़ी सवारी चढ़ रही है। बूढ़ी मुस्कराते मुस्कराते वह हंस दिया। बूढ़े होंगे उनके बेटे बहू, ये तो भर जवान हैं। क्या उम्र होगी, 65-70? कौन हिसाब रखता है। सिर के बाल खिचड़ी हुए, पर उतने नहीं जितने उनके 50 साला बेटे के हैं। जितने उनके सिर पर सफ़ेद हैं उतने इनके सिर पर काले होंगे। बूढ़े बेटों के जवान बाप। वह फिर हंसा। तभी पीछे के गाड़ी वाले ने जबरदस्त गाली उछाली। बीच सड़क उसके गाड़ी रोक देने की वजह से यातायात में रुकावट पैदा हो रही थी। अगल बगल पीछे के सारे वाहन एक साथ भोंपू बजा रहे थे। सब्र करो सालों, कहा उसने गाड़ी चालू की और अगले मोड़ पर जाकर वापस ले ली। चलें घर वापस, और क्या करना है। रास्ते में रुककर चाय बीड़ी मार लेगा। जाकर कह देगा साहब से कि बाबूजी को खेत पर पहुंचा कर आया है। बस का नाम लेकर नाहक क्यों उनका भेजा खराब करे। फिर किया, बस का नाम लेकर के उनका भेजा खराब किया और अपना करवाया। जाने दो बुढ़ऊ को बस में। अपना क्या बुढ़ऊ, उसने प्यार से कहा। वाह क्या जीवट है, साठे का पाठा। और एक ये हैं अपने साहब लोग। इस बार वह हंसा तो देर तक हंसता रहा। थैले थामे हाथ से उचक कर बाबूजी ने ऊपर का डंडा पकड़ा और उससे झूलते झूलते निहायत तसल्ली के साथ बाएं हाथ से जेब से रिजगारी निकालकर कंडक्टर को थमा दी। किंग्सवे कैंप, उन्होंने ऐसे कहा जैसे अपने निजी महल का नाम ले रहे हों। टिकट कटाकर पैर जमाकर खड़े हो गए। मार लो जितने मार सको झटके, मुझे नहीं हिला सकते अपनी जगह से। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। वाह, पंजा लड़ाने जैसा मजा है इसमें। बस चालक की उन्हें झटका देकर गिराने की कोशिश और उनकी डटे रहने की सौगंध। गिरना तो दूर उनके अनुभवी पैर आगे पीछे हिलने से भी इनकार कर रहे थे। मीलों लंबा बरसों चला सफ़र जो तय कर चुके हों, जरा से झटके से क्या वह डगमगाएंगे। नथुने फुलाकर उन्होंने लंबी सांस खींची। वही जानी पहचानी गंध। मनीष इसे बासी पसीने की बू बतलाता है। कहता है, आप उस गलीच बदबूदार भीड़ के बीच धक्के खाने जाते क्यों हैं? क्या मिलता है आपको? हर महीने पेंशन पाते हैं। छोटा सही है पर अपना घर है, किराया नहीं भरना पड़ता। फिर दोनों बेटे ऊंचे ओहदों पर हैं, आपसे पैसे मांगने नहीं आते। ठीक है, कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि आपकी कुछ मदद नहीं कर पाते, पर ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर कर नहीं सकते। आप जब चाहें साथ आकर रह सकते हैं। गिरीश भी यही कहता है। अरे कुछ करने को चाहिए तो वही कीजिए जो दुनिया भर के रिटायर्ड लोग करते हैं। सुबह शाम सैर को जाइए, थोड़ा बहुत सौदा सुल्फ कर आइए, बाकी दिन लड़कों बच्चों के मन बहलाइए। हम आपको बच्चों की देखभाल करने को तो नहीं बुला रहे। हमारे तो कॉलेज जाने लायक हुए। अलबत्ता गिरीश के जरूर छोटे हैं, पर उसे छोड़िए। दुनिया जानती है दादा पोतों के बीच एक खास रिश्ता होता है। बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है ना, और क्या। बाबूजी के होठों की मुस्कुराहट दिलकश हो गई। होता तो है मनीष, उस हिसाब से तुम्हारा दूसरा बचपन आ गया। जल्दी पोते पोतियों से खेलोगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा दूसरा बचपन कब का बीत चुका, अब दूसरी जवानी आई है। वे हंस पड़े। नहीं, मनीष की समझ में नहीं आएगा। हंसता कभी है ही नहीं। अजीब बेमजा सा मुंह बनाए रहता है, जैसे पुलाव में नमक ज़्यादा हो। मैंने तभी कहा था जब पैदा हुआ, मनीष नाम मत रखो, अंग्रेजी में हिज्जे करो तो लगता है लिखा है मैनिश, यानी मर्द नहीं मर्दनुमा। वह कहकहा लगाकर हंस पड़े। तभी स्टॉप बस रुकी और लापरवाही की हालत में वे आगे को झूल गए। महिलाओं वाली सीट से एक महिला उतरने के लिए उठी तो उनसे बोली, आप बैठ जाइए। नहीं,
वे फौरन तन गए और पास खड़ी जवान लड़की को बैठने का इशारा किया। महिलाओं की सीट है, उन्होंने कहा। लड़की ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और सकुचाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। क्यों, हम तुम्हें महिला नजर आते हैं? उन्होंने गंभीर भाव से कहा। गंभीर स्वर में पूछा। अचकचाकर लड़की सीट पर बैठ गई और वे मजे में हंस दिए। क्यों बाबा, खूब मौज में हो? कंडक्टर कह उठा। हाँ, बहुत दिन बाद आज ताजी हवा में निकले हैं, उन्होंने खुशी खुशी कहा। यह ताजी हवा है? कंडक्टर ने सांस खींचा और मुंह बिचका दिया। बिल्कुल। गति पकड़ गई। बस की खुली खिड़की से होकर गर्म हवा का झोंका आया। कंडक्टर ने सांस खींचा और मुंह बिचका दिया। बिल्कुल। गति पकड़ गई। बस की खुली खिड़की से होकर गर्म हवा का झोंका आया। उनके चेहरे पर बह रही पसीने की बूंदों को शीतल किया और उनकी बात की पुष्टि कर दी। बाबूजी गुपचुप मुस्कुराते रहे। 4 हफ्ते बाद निकले हैं घर से। उस दिन एक पराठा ज़्यादा खा लेने से सीने में हवा क्या चढ़ गई। उन लोगों ने उसे दिल का दौरा बतला दिया। उनका बस चलता तो कम अक्लों को खबर न होने देते, पर कुछ देर के लिए उनका अपने पर से अख्तियार उठ गया था। उन्हें याद है, तबीयत खराब है कहा उन्होंने एक आदमी को बस की सीट से उठा दिया था और उसकी जगह खुद बैठ गए थे। अपने घर वाले स्टॉप पर उतरे तो वहीं सड़क के किनारे गिरकर बेहोश हो गए। वहां बैठ गाजर मूली बेचने वाला छोकरा उन्हें पहचान गया था और जाकर उनकी पत्नी को घर से बुला लाया था। फिर क्या था, एक हंगामा खड़ा कर दिया था भली मानुस ने। बेटे बहुओं बच्चों का जमघट लगा दिया था। वे लोग लाद कर उन्हें अस्पताल पहुंचा आए थे। लाख मना किया, कोई सुने तब ना। अस्पताल वालों का क्या है, उन्हें तो बस पैसा बनाना है। मरीज ऐसे हैं जैसे जाल में फंसी मछली, वह भी वरदान देने वाली। बस रख लिया दबाकर 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद भी छुट्टी तब दी जब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। घर घर की वह रट लगाए कि डॉक्टरों ने बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छा बतला घर जाने की इजाज़त दे दी। उनका इरादा अगले दिन बस पकड़कर खेत पहुंचने का था, पर उन लोगों ने क्या साजिश की कि अस्पताल से लाकर गाड़ी ने उन्हें मनीष के घर उतार दिया। काफ़ी भरनाए, चीखे चिल्लाए, पर कुछ कर नहीं पाए। बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि पैदल घर जा पाते। अस्पताल ले जाते वक्त उन लोगों ने उनका बटुआ जाने कहाँ रख दिया। बड़ी मुश्किल से कलडाट डपट कर पत्नी से निकलवाया और सिरहाने रखा। ऊपर से पहरेदारी पूरी की भले मानुस ने। सारा दिन सिरहाने बैठी बोलती रही जैसे पूरी जिंदगी की चुप्पी की कसर निकाल रही हो। वे आंखें बंद किए पड़े रहते। बोल बोल कर थक जाती तो ऊँघने लगती। हिलने डुलने से भी मोहताज हो गए थे बाबूजी। जानते थे जरा हरकत की नहीं कि वह जगी और दोबारा चालू हुई, इसलिए उनकी नींद में खलल डाले बगैर पढ़े पढ़े सोचा करते। 55 की उम्र में रिटायर होने पर प्रोविडेंट फंड का सारा रुपया लगा किंग्सवे कैंप से 2 मील दूर की बंजर जमीन खरीद उसे खेत बनाने के काम में न जुटे होते तो अब तक उसके बोल सुन सुनकर वाकई बूढ़े हो गए होते। 20 साल की उम्र से लेकर 55 तक आदमी क्लर्की करे, पूरे 35 बरस। धूल अटी फाइलें चश्मा लगी आंखों से घूरते घूरते खुद घूरा बन जाता है। पता नहीं कैसे उसकी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा। खुले मैदानों का चश्मा जो बसा था उनमें 35 बरस नजरें नीचे किए सिर झुकाए काली स्याही पीते बिताओ और बाकी की जिंदगी तंग कमरे में अंदर बैठ बीबी की चकचक सुनते। वाह क्या खूब खाका है जिंदगी का। क्या तुक है भला आदमी को 55 की उम्र में रिटायर करा के बीबी की बगल में बिठला देने की। और इसी में क्या तुक है कि आदमी जिंदगी के बेहतरीन 35 बरस एक अदद बीबी और चंद बच्चों के लिए रोटी पानी का जुगाड़ करने के लिए नीचा सिर किए हुए सिर झुकाए गुजार दे। कभी तो सिर उठाकर खुला आसमान देखे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी देखा नहीं। बचपन हरे भरे खेतों के बीच बीता, पढ़ाई लिखाई भी की, शहर आकर ग्रेजुएट बने। सोचा था पढ़ लिख कर वापस गांव जाएंगे और एक आधुनिक किसान की जिंदगी जिएंगे। क्या कहते हैं उसे, प्रगतिशील कृषक। पांव जमीन पर और 2 अंगुल ऊपर भी। घी दूध से लबरेज दिन और सोने के से पहले किताब। वाह, पर पिताजी ऐसे कुसमय सिधारे कि बड़े भैया ने कब जमीन बेच डाली ठीक से याद नहीं। सुना था उनकी पढ़ाई और शादी में सारा पैसा उठ गया। 10 बीघे कुल खेत था। यह 2 कमरों का मकान उन्हीं पैसों की बदौलत नसीब हुआ। बड़े भैया खुद नौकरी कर रहे थे। यह दूसरी बात थी कि भाभी जरा ऊंचे खानदान की थी। भैया की शादी पिताजी के सामने हो गई थी और ससुर भरोसे उन्हें नौकरी ऊंची मिल गई थी। अपने सुपुत्रों को भी ऊंची नौकरियां ताऊ के भरोसे ही मिली हैं। अच्छी चीज़ है यह भाई भतीजावाद। न होती तो क्या करते अपने नौनिहाल। किस्मत है अपनी अपनी। उनके हिस्से यही आई थी। बड़े भैया
कब जमीन बेच डाली ठीक से याद नहीं। सुना था उनकी पढ़ाई और शादी में सारा पैसा उठ गया। 10 बीघे कुल खेत था, यह 2 कमरों का मकान उन्हीं पैसों की बदौलत नसीब हुआ। बड़े भैया खुद नौकरी कर रहे थे। यह दूसरी बात थी कि भाभी जरा ऊंचे खानदान की थी। भैया की शादी पिताजी के सामने हो गई थी और ससुर भरोसे उन्हें नौकरी ऊंची मिल गई थी। अपने सुपुत्रों को भी ऊंची नौकरियां ताऊ भरोसे ही मिली है। अच्छी चीज़ है यह भाई भतीजावाद, न होती तो क्या करते अपने नौनिहाल। किस्मत है अपनी अपनी। उनके हिस्से बस यही आई थी, अपनी गऊ पत्नी। बुराई बेचारी में कोई नहीं है। पैसे लत्ते में चौकस, गांठ की पक्की, घर गृहस्थी में डूबी भली औरत है। बस अभी कोई बात हुई, हंसती नहीं आती है हंसी तो कैसे हंसे। बढ़िया से बढ़िया लतीफ़ा सुना लो, शकचिल्ली का पूरा जिंदगी नामा उघाड़ कर रख दो। क्या मजाल जो भली मानुस हंस दे। दोस्त भले पेट पकड़कर लोटपोट होते रहें, खासकर अपना पार्टनर राधेश्याम। मनीष भी माँ पर गया है। उस दिन वह मैनिश वाली बात कही थी, उससे थोड़ा हंसा। मजाक समझे तब ना। और यही माँ बेटे की समझ में कहाँ आता है कि बंजर पड़ी जमीन को जिस पर कुछ न उग रहा हो खेत कहकर पुकारा जा सकता है। क्यों नहीं समझ पाते कि पैरों के नीचे कच्ची जमीन हो और ऊपर खुला आसमान तो जमीन खेत ही है। उगना न उगना बुआई के वक्त पर निर्भर है। आज न उगा कल उगेगा। प्यार से सहलाए दुलराए बिना कौन माँ बनती है। 5 साल तक जी तोड़ मेहनत करके प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी का सारा रुपया लगाकर उन्होंने बंजर जमीन को खेत बना डाला। हरा भरा खेत, ट्यूबवेल खुदवाया, ट्रैक्टर खरीदा, जतन जुगाड़ किया। पार्टनर भी हैं अपना। आधी जमीन का मालिक राधेश्याम। उसने क्या कम मेहनत की। 4 हफ्ते हो गए, देखें अब तो गेहूं की फसल लहलहा रही होगी। बोरी भर भर गेहूं आता है। 2-4 दिन को सब खुश हो जाते हैं, फिर वही खिटखिट। मनीष गिरीश का कहना है कि खेती में क्या रखा है। जमीन के दाम इन 15 सालों में 20 गुना हो गए। बेच बाच कर किसी पॉश कॉलोनी में जमीन खरीद कर मकान बनवाया जाए। 2 तल्ले का मकान हो, नीचे एक भाई रहे ऊपर दूसरा। और बाबूजी, अरे उनका क्या है, किसी के भी साथ रह लें, वरना अपना 2 कमरों वाला पुश्तैनी मकान क्या बुरा है। 2 तल्ले का मकान और एक भाई नीचे रहे, एक दूसरा ऊपर। और बाबूजी, अरे उनका क्या है, किसी के भी साथ रह लें, वरना अपना 2 कमरों वाला पुश्तैनी मकान क्या बुरा है। कितनी बार समझाया दोनों को, अपनी माँ को ले जाकर साथ रख लो। मैंने तो समझ लो वानप्रस्थ में प्रवेश ले लिया और 5 साल बाद संन्यास लूँगा, तब भी तो रखोगे पास अपने पास। कहते कहते बाबूजी खुद भले हंसते, पर मजाल है जो लड़के हंसे। वही दुखता टीसता मुंह बिसूरे रहेंगे। कहेंगे पोंगापंथी बातें अच्छी नहीं लगती। वानप्रस्थ संन्यास सब ढकोसला है। जब आपकी पत्नी जीवित है तो आप संन्यास कैसे ले सकते हैं। क्यों भाई, जिसकी पत्नी जीवित हो उसे जीने का अधिकार नहीं है। सारी उम्र मैंने क्या सुख देखा। उन्हें बीबी के आंसू भीगे, करीब रोज दोहराए शब्द आए। अब यह भी मेरा ही कसूर हो गया। तुम बीबी हंसना न चाहो, मिट्टी की गंध से तुम्हारा रोम रोम न हुलसे, खुले आसमान में खिले तारों की रोशनी तुम्हारी आंखों को ठंडक न पहुंचाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं सकती। क्षण भर चुप रहकर धरती पर अच्छी तरह पांव जमाकर दूर तक फैली हरियाली देख पाओ और ईंट पत्थर की इमारतें तुम्हारा नजारा न चुनाए। कितनी बड़ी नेमत है यह, कितना बड़ा सुख राधेश्याम समझ सकता है तो तुम क्यों नहीं समझ सकती। मनीष गिरीश क्यों नहीं समझ सकते। राधेश्याम उन्होंने प्यार से याद किया। पूरे 75 का हो गया, खबीस बूढ़ा। उससे कहता हूँ तेरी तो यार दूसरी जवानी भी ढलने को आई तो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस देता है। तीसरा बचपन आ रहा है। कहता बुढ़ऊ छलांग ही तो लगा देता है क्यारी के उस पार। किंग्सवे कैंप का बस स्टॉप आ गया। चलो अच्छा हुआ। खड़े खड़े दायां पांव सोने लगा था। बस से उतरे तो काफ़ी झंझना रहा था, पर उन्होंने परवाह नहीं की। लंबी डग भरते सड़क पार करते खेत के मुहाने पर जा पहुंचे और पुकार उठे, राधेश्याम। एक ही पुकार में गला हकला गया, पर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सामने से राधेश्याम फुदकता हुआ चला आ रहा था। अपनी समझ में भाग रहा था, पर उसकी एक टांग कुछ कमजोर पड़ चुकी है, इसीलिए भागता कम, मेढक की तरह फुदकता ज्यादा है। बाबूजी हंस दिए। राधेश्याम आकर उनसे लिपट गया। बंसी दूध का गिलास ले आया। खाट भी बिछ गई। बाबूजी और राधेश्याम उस पर अधलेटे हो गए। दूध की छोटी छोटी चुस्कियां भरते सांस में सांस आ गया। पाँव की झंझनाहट भी कम हो गई। बोलने की जरूरत थी नहीं। दूध खत्म करके वे सिर के नीचे हाथ रखकर खाट पर लेट गए और ऊपर आसमान निहारने लगे।
ताज़ी हवा ने सारी थकान हर ली थी। वह बस का कंडक्टर भी बावला था। ताज़ी हवा का ताल्लुक मौजूदा हालात हो जरूरी नहीं है, उधार पर भी मिलती है। नहीं जानता होगा बेचारा, जाने दो। राधे श्याम को बतलाने की जरूरत नहीं है, वह जानता है वे कैद से छूटकर नहीं भाग कर आए हैं। इस बार तगड़ा हथियार हाथ लग गया था। लड़कों के अब आपकी सेहत इजाजत नहीं देती बसों के धक्के खाते फिरे। अच्छा हो कि आप खेत बेच दें। अच्छा बुरा क्या, अब खेत आपको बेचने ही होंगे। एक रट लगा ली थी दोनों बेटों बहुओं ने। वह भली मानुस उसकी हाँ में हाँ ही नहीं मिलाती, बराबर शाह देती जाती थी। फिर क्या था, रोज डॉक्टर रोज ग्राहक, रोज डॉक्टर रोज ग्राहक। डॉक्टर कहे खेत बेचो, ग्राहक कहे मैं खरीदूं। खूब चक्रव्यूह रचा घर वालों ने, पर भला हो राधे श्याम का खबीस किसी तरह का हिस्सा बेचने को तैयार नहीं हुआ। खर दिमाग है, मजे से उन्होंने लड़कों की हाँ में हाँ मिला दी थी। आज भी मनीष उन्हें खेत तक भिजवाने कोई शर्त पर राजी हुआ था कि वे राधे श्याम को अपना हिस्सा बेचने के लिए तैयार कर लेंगे। आधा खेत बेचने में फ़ायदा कम था, लड़कों की निगाह में कम फ़ायदा नुकसान बराबर था। चलते चलते उसने हिदायत कर दी थी कि वे गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से लौट आएंगे। ड्राइवर बच्चू सिंह को ताकीद कर दी कि उनका साथ न छोड़े। बेचारा बच्चू सिंह बस में चढ़ने की हड़बड़ी में उसका चेहरा भी न देख पाए। वे कहा लगाकर हंस पड़े। बगल में बैठे राधे श्याम ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा, सीधा बैठा सामने गेहूं का खेत ताकता रहा, पर कहे में के साथ पूरा साथ दिया। फिर देर तक दोनों ठहाके पर ठहाका लगाते रहे। चुप हुए तो बाबूजी ने कहा, तुम मर गया तो भी मैं अपना हिस्सा नहीं बेचूंगा। राधे श्याम ने हुंकार भरा और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। बाबूजी आश्वस्त थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं। एक हाथ सीने पर जा अड़ा, हल्का दबाव महसूस हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद बच्चू सिंह ने गाड़ी लाकर घर के अहाते में खड़ी की। लपक कर साहब बाहर आए और उसे अकेला देखकर डपट कर बोले, बाबूजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, देर लगेगी इसलिए गाड़ी लौटा लाया। बच्चू सिंह ने कहा, लौटाने की क्या जरूरत हो गई, कहा था ना वहीं रहना। जी, उन्होंने कहा। बच्चू सिंह ने वाक्य अधूरा छोड़कर बड़ी दयनीय निगाहों से उन्हें देखा। उनके बस में चढ़ने की बात कहने को वह कतई तैयार नहीं था। गनीमत हुई कि साहब अपने बाबूजी की जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने और जिरह नहीं की। ठीक है, दफ्तर चलो, लौटते वक्त उन्हें खेत से ले लेंगे, याद रखना, कहकर वे गाड़ी में सवार हो गए। बच्चू सिंह ने गाड़ी चला दी। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि साहब के खेत पहुंचने तक बाबूजी वहां नहीं होंगे। किंग्सवे कैंप तक बसें सिर्फ जाती नहीं, वहां से लौटती भी हैं। उसकी मुस्कुराहट कुछ और फैली और वह धीमे से हंस दिया। शरीर में अजीब पुलक महसूस हो रही थी, जैसे बाबूजी के आज़ाद घूमने में कहीं उसकी अपनी धरती और अपना आकाश भी शामिल हो। यह कहानी मृदुला गर्ग जी की है, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ था। 1960 में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए किया और 3 साल कॉलेज में अध्यापन किया। पहली कहानी रुकावट सारिका पत्रिका में 1971 में छपी। पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप 1975 में प्रकाशित हुआ और उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से महाराज वीर सिंह अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। 5 अन्य उपन्यास हैं, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं तथा कठगुलाब। कठगुलाब को वर्ष 2004 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। करीब 11 संग्रहों में 80 कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 1973 से 2003 तक की संपूर्ण कहानियां संगति विसंगति नाम से 2 खंडों में संग्रहित हैं। इसके अलावा 4 नाटक, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें व साम दाम दंड भेद तथा 3 निबंध संग्रह रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, कुछ अटके कुछ भटके प्रकाशित हुए हैं। नाटक जादू का कालीन को सेठ गोविंद दास पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चित्तकोबरा उपन्यास का जर्मन अनुवाद 1987 में जर्मनी में प्रकाशित हुआ। वह अंग्रेजी अनुवाद 1990 में। कठगुलाब उपन्यास का जो अंग्रेजी अनुवाद कंट्री ऑफ गुडबाइज 2003 में प्रकाशित हुआ, वह जापानी में अनुवाद हो रहा है। अनेक कहानियां भारतीय भाषाओं तथा चेक, जर्मन, अंग्रेजी,